गांधी जी के चित्र पे माल्यार्पण कर रहे हैं। जनरल वीके सिंह जी गांधी जी के चित्र पे माल्यार्पण कर रहे हैं। श्री संतोष भारती जी। हिंदुस्तान में बहुत सारे तीर्थ हैं, काशी है, मथुरा है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। एक तीर्थ शिरडी भी है जहां के साईं बाबा हैं। और जहां जहां मैं पिछले दिनों 5 महीने में गया हूं राज्यों में, आकर के लोग बहुत अन्ना के पैर छूते हैं और कहते हैं, अन्ना हम रालेगांव आए थे। रालेगांव शिरडी के रास्ते में है और जो लोग वहां जाते हैं वो रालेगांव जरूर जाते हैं। रालेगांव हमारे समय का आधुनिक तीर्थ बन गया है। वहां से एक संत आपके बीच में आया है, आपको उसने रालेगांव नहीं बुलाया, वो खुद आपके पास चल के आया है। ये गाजीपुर की धरती का आकर्षण है। अन्ना आज एक और बात आपसे खास कहने आए हैं जिसका गाजीपुर गवाह बनने जा रहा है। कल अन्ना जी ने बनारस में एक घोषणा की कि हमारे साथ, इस देश के 120 करोड़ लोगों के साथ धोखा हुआ है। धोखा हमारे देश की संसद ने किया, धोखा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया और धोखा हमारे देश के सारे राजनीतिक दलों ने किया, जिनमें पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हैं। अन्ना उस धोखे के खिलाफ, धोखा उन्होंने किया, ध्यान दीजिए, धोखा संसद ने किया, धोखा प्रधानमंत्री ने किया, धोखा राजनीतिक दलों ने किया, लेकिन उनके धोखे के आत्मशुद्धि का अपने को भी गुनहगार मानते हुए कि हम सब में इतनी ताकत क्यों नहीं आई कि इनको धोखा देने के सोचने से पहले 1000 बार हिम्मत करनी पड़ती, इन्होंने बेशर्मी से धोखा दिया। उसके लिए अन्ना जी उपवास करने जा रहे हैं। संसद का अगला शीतकालीन सत्र होगा, उसके पहले दिन अन्ना एक आत्मशुद्धि का उपवास करने जा रहे हैं। इसके लिए गाजीपुर के लोगों को मैं गवाह बनाना चाहता हूं और ये समझाना चाहता हूं, बतलाना चाहता हूं कि आज हम जिस देश में रह रहे हैं, भ्रष्टाचार नाक के ऊपर है, महंगाई काबू से बाहर है। कोई दल महंगाई की बात नहीं करता, कोई सरकार महंगाई रोकने की योजना नहीं बनाती। बेरोजगारी कहना ही क्या, नौकरियां खत्म हो रही हैं। किसान, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के पैरों से नापी हुई धरती है गाजीपुर की। इतने बड़े महान किसान नेता थे, आज उनके परिवार के लोग यानी किसान परिवार के लोग आत्महत्या कर रहे हैं और सरकारों के पास सोचने का कोई समय नहीं है। किसानों को उनकी फसल की कीमत नहीं मिलती, उनके बेटे को नौकरी नहीं मिलती, बच्चियों की शादियां नहीं होती, लेकिन इस संसद के पास, राजनीतिक दलों के पास सोचने का समय नहीं है। अन्ना जी इन सब के खिलाफ खड़े हुए हैं। अन्ना जी इस देश के किसान, गरीब, छात्र, मजदूर, नौजवान, महिलाओं सबके पक्ष में खड़े हुए हैं। और धोखा क्या दिया जिसके ऊपर अन्ना को उपवास करने की घोषणा करनी पड़ी। ये धोखा भी उपवास से शुरू हुआ। अन्ना ने 2 साल पहले दिल्ली में उपवास किया था, अनशन किया था, और वो अनशन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। जब देश में कोई भ्रष्टाचार को लेकर के बोल नहीं रहा था, तब अन्ना ने कहा, अगर ये भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए जन लोकपाल का कानून सरकार नहीं लाती, बार बार वायदा करने के बाद नहीं लाती, तो मैं आमरण अनशन करूंगा। अन्ना ने आमरण अनशन किया। राजनीतिक पार्टियां घबरा गईं, लोगों को डर लगा कि अन्ना को अगर अनशन की वजह से चक्कर भी आ गया तो लोग
राजनीतिक दलों के नेताओं को, जनता, सरकारी अधिकारियों को, मंत्रियों को शायद सड़क पर नहीं चलने देगी। इसलिए इन सब ने संसद की एक बैठक बुलाई और 27 अगस्त की रात संसद की बैठक में ये प्रस्ताव पास किया, जन लोकपाल बिल जल्दी से जल्दी लाएंगे। कार्यकर्ताओं को इन्होंने दलाल, कार्यकर्ताओं को इन्होंने गुलाम बना लिया है। अन्ना जी के ऐतिहासिक भाषण का आज गाजीपुर गवाह बनेगा। गाजीपुर में बहुत शहीद हुए, सारे देश ने अब्दुल हमीद को सलाम किया। अब्दुल हमीद आप ही के जिले के थे। हम सब भी उनको सलाम करते हैं, उनके जज्बे को, और उनके बहाने गाजीपुर में जितने शहीद हुए हैं उन सबको हम सलाम करते हैं। लेकिन शहादत का सिलसिला वहां रुका नहीं है। अभी आजादी आई नहीं है, अभी गुलामी हमारे सामने है। अन्ना जो कहें उसको अपने कम से कम 20 साथियों को बताइए कि दूसरा गांधी आया था, हम उसे सुनने गए थे, उसने हमें ये संदेशा दिया। चाहे हम शिक्षक हों, वकील हों, डॉक्टर हों, नाटककार हों, गायक हों, इतना अच्छा गाना गाया इन्होंने, कोई भी हो, हमको आज इस देश के लिए खड़ा होना चाहिए और अपनी जिंदगी का 1 साल अन्ना जी को देना चाहिए। गाजीपुर की धरती क्रांति की धरती है। बहुत क्रांतिकारी हुए, बहुत बहादुर हुए, और ये इलाका ऐसा है जहां से बहुत वर्दीधारी हैं कि नहीं? कितने हैं पूर्व सैनिक? यहां पर हाथ उठाइए। देखिए, जब देश के अंदर कोई भयंकर आपदा आती है या कोई भयंकर खतरा आता है, जब सब कुछ तंत्र फेल हो जाता है, तो हम किसको बुलाते हैं? किसको बुलाते हैं? जोर से बोलिए। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो उन सब चीजों को करती है जो बाकी लोग नहीं कर पाते। ऐसा क्या है सेना के अंदर? उनके लोग क्या सूर्य से आते हैं, चंद्रमा से आते हैं? आप ही के अंदर से आते हैं, इसीलिए मैंने हाथ उठवाए थे। आप ही के लोगों के हैं। उनके अंदर 2 चीजें हैं। पहली चीज, उनके अंदर एक भावना है कि मेरा देश और मेरे देश का हित मेरे लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊपर। दूसरी चीज है, उनके अंदर एकता होती है, संगठन होता है, वो बंटते नहीं है, कभी नहीं बंटते। और आज अगर आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, अगर आप अपने आप को सरकारों के सामने लाचार महसूस करते हैं, सिर्फ इसलिए कि जितना हमको अंग्रेजों ने नहीं बांटा, उतना हमको अपने लोगों ने बांट दिया है। आज आप भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, गांव के नाम पर तक बंट गए। और किस लिए बंटे? कि लोग आपका फायदा उठाकर आपके ऊपर शासन कर सके। और अगर अब तक आपको यह बात समझ में नहीं आई, तो आपका कोई उद्धार नहीं हो सकता, कोई भला नहीं हो सकता। भाइयों और बहनों, जिस दिन आप इस बात को समझ लेंगे कि हमको बांटकर हमारा फायदा उठाया जाता है, हमको हर 5 साल के बाद सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, बांटा जाता है, और उसके बाद हम उन लोगों को संसद में और विधानसभाओं में भेज देते हैं जो अगले 5 साल तक हमको लात मारते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? तो अगर ऐसा होता है तो आप जागते क्यों नहीं है? जागते क्यों नहीं है? जिस दिन आप जाग जाएंगे, जिस दिन आप समझ लेंगे कि अगर 5 उंगलियां हैं ये अलग अलग, एक एक करके तोड़ी जा सकती है, लेकिन जिस दिन जुड़ जाती है ये क्या करती है? दूसरों को तोड़ती हैं। वो ताकत अपनाइए,
वो ताकत है आपके अंदर, सब कुछ है आपके हाथ के अंदर। आप लाचार नहीं हैं। लाचार वो हैं जो आपके पास आपको बांटने के लिए आते हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, एक अपने मन में प्रण करिए, एक मन में निश्चय करिए कि हम बटेंगे नहीं। और मेरी बात मानिए, जिस दिन आप ये प्रण कर लेंगे, जिस दिन आप ये निश्चय कर लेंगे, उस दिन आप अपने भाग्य को बदल देंगे, आप इस देश को बदल देंगे, आप इस प्रांत को बदल देंगे। भारत सदियों से एक बहुत महान देश रहा है। बहुत हमलावर आए, बहुत आक्रमणकारी आए, लेकिन आपको जानकर अचरज होगा कि हम कभी दूसरों के बल से नहीं हारे, हम हमेशा अपनों के कारण हारे। हमारे ही लोगों ने हमको हराया। अगर 1857 में क्रांति आगे नहीं बढ़ी तो वो इसलिए नहीं बढ़ी कि हमारे ही लोगों ने दगा किया। और अगर आप आजादी की लड़ाई भी देखें, वही हुआ और आज भी वही हो रहा है, क्योंकि जितना आपको अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उतना अपने लूट के ले गए। और ये सिर्फ इसलिए कि हम अपनी ताकत भूल गए, हम अपना संगठन भूल गए, हम अपनी एकता भूल गए, हम अपना सौहार्द भूल गए। हम भूल गए हैं कि धर्म किसी को बांटने के लिए नहीं बना था। हम भूल गए हैं कि भाषा किसी को बांटने के लिए नहीं बनी थी। हम भूल गए हैं कि वर्ग और समुदाय समाज को चलाने के लिए बने थे, बांटने के लिए नहीं बने थे। तो भाइयों और बहनों, क्या मैं आशा करूं कि आप ऐसा प्रण करेंगे? करेंगे या नहीं? हाथ उठाकर दिखाइए। देखिए, बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो इस तरफ खड़े हैं, शायद उनको बात समझ में नहीं आई। मेरी बात मानकर चलिए, ये राजनीतिक भाषण नहीं है। मैं आपको नहीं कहूंगा कि मैं आपकी सड़कें बनवा दूंगा जो मखमल की हो, या आपकी छतें बनवा दूंगा जिसमें सोना लगा हो। ऐसे ही भाषण देते हैं राजनीति करने वाले। मैं सिर्फ आपको आपकी ताकत बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने तरह अपनी ताकत को पहचाने, क्योंकि आपका भविष्य उसके ऊपर निर्भर है। और अगर आपको अपनी चिंता है, लेश मात्र भी, अगर आपको अपने बच्चों की चिंता है, अगर आपको अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, तो आज कसम खाकर जाइए कि हम बटेंगे नहीं। और ये क्रांति गाजीपुर की धरती से निकलनी चाहिए। तो अगर इन कष्टों से निकलना है तो मेरी बात के ऊपर गौर करिएगा, बाकी लोगों को बताइएगा। आज जो देश की हालत है आपको पता है। आज हमारे इस कृषि प्रधान देश में हर आधे घंटे में एक किसान खुदकुशी करता है, आत्महत्या करता है। आज हमारे देश में कई जगहों पर इतना कुपोषण है जितना किसी गरीब से गरीब अफ्रीकी देश में ना हो। आज हमारे देश में शिक्षा का इतना बाजारीकरण हो गया है, क्योंकि सरकार की जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं वो ठीक तरह से नहीं चलती। हम 50,000 करोड़ रुपए बाहर के देशों को देते हैं उनको पढ़ाने के लिए। और अगर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर लेते तो इन पैसों से हर साल 30 IIM और 20 IIT अव्वल दर्जे की खड़ी कर सकते हैं। हमारे हाथ में है। कोई ऐसी समस्या नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इस देश में जिसको हल नहीं किया जा सकता। सिर्फ अपने स्वार्थ से ऊपर उठने की जरूरत है। और जो लोग कहते हैं कि क्या हमारे पास जादू की छड़ी है, झूठ बोलते हैं। है जादू की छड़ी, हम सबके हाथ में है। और वो छड़ी है आप अच्छे लोगों को
आप अच्छे लोगों को विधानसभाओं और संसद के अंदर भेजिए। कई बार कुछ लोग, क्योंकि हम 60 साल की मानसिकता का शिकार हैं, और खासकर पत्रकार भाई हमसे पूछते हैं कि जनरल साहब ये अच्छे लोग कहां से आएंगे, इनको इंपोर्ट किया जाएगा क्या? क्योंकि हमारे यहां सब चीजें इंपोर्ट होती हैं। ये अच्छे लोग आप सबके अंदर बैठे हैं। 99% लोग आपके अंदर अच्छे हैं। सिर्फ 3 सिफ्तें चाहिए, 3 क्वालिटी चाहिए। पहली, आपके अंदर देश और समाज के लिए सेवा भाव होना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के लिए और देश के लिए। दूसरी चीज, आपकी छवि, आपका चरित्र ठीक होना चाहिए, आप दागी ना हो। और तीसरी चीज, आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए कि आप समाज को और देश को आगे ले जा सके। हैं कि नहीं 90% लोग इसके अंदर? हैं या नहीं? हाथ उठाइए। आप सब प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल हैं। अपनी काबिलियत पहचानिए। जिस दिन आप इस चीज को समझ जाएंगे, उस दिन आप अच्छे लोगों को ऊपर लेकर जाएंगे। आज जरूरत है अच्छे आदमियों को लाने की, और जिस दिन आप अच्छे आदमियों को लाएंगे, उस दिन आपकी नहीं, इस देश की तकदीर बदल जाएगी। और मैं चाहूंगा कि जिस धरती को आप क्रांति की धरती बोलते हैं, ये आवाज और ये मुहिम वहीं से उठे, उस धरती से जहां बड़े बड़े वीर पैदा हुए हैं, गाजीपुर से। देश नारों से नहीं चलता। आप लोग नारा लगाते हैं, अन्ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना जी पीछे मुड़ के देखेंगे, कोई नहीं दिखाई देगा। देश चलता है आगे बढ़ने से, खुद संघर्ष करने से। देश चलता है कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ने से। देश चलता है अपनी वो ताकत दिखाने से कि हम अपनी छाती पर गोलियां खा सकते हैं। अगर आप किसी के पीछे खड़े हो जाएंगे, कोई पार्टी आपको नहीं हरा सकती, याद रखिएगा। कोई नहीं हरा सकता आपको, क्योंकि पार्टियां लोगों को आपके ऊपर थोपती हैं, आपके आदमियों को नहीं ऊपर उठाती। पार्टियों के अंदर एक हाई कमांड होती है, वो कहते हैं गाजीपुर से फला आदमी खड़ा होगा, चाहे वो गाजीपुर का हो, चाहे जमीन से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, कोई मतलब नहीं। मिस्र के अंदर एक क्रांति आई, आम जनता इकट्ठी हुई तहरीर स्क्वायर के अंदर। वहां पर एक 18 साल के नवयुवक से पूछा गया कि भाई आप क्यों आए यहां पर? उसने कहा कि मेरे देश में इतना भ्रष्टाचार हो गया है, इतनी अव्यवस्था हो गई है कि अब मैं सोचता हूं कि ऐसे माहौल के अंदर जीना मुश्किल है और सब चीजों को बदलना पड़ेगा। 18 साल का युवक था, और उस तरह के बहुत युवक थे, और उन्होंने एक शख्स जो कि 30 साल से राज कर रहा था, उसको उठा के फेंक दिया। मिस्र में हो सकता तो हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। जो हमारा जो युवा वर्ग है, अगर आज चाहे तो आप हर इलेक्शन की दिशा बदल सकते हैं, बशर्ते कि आप उसको बदलना चाहें। तो यह निश्चय आपने करना है। और एक चीज समझिए, जनता की बहुत ताकत है, बहुत ताकत है जनता के अंदर। और अगर आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। आखिर में मैं सिर्फ दिनकर जी की 4 लाइनें आपको बोलता हूं। हल और फावड़े राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन छोड़ो कि जनता आती है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं आपको भाषण नहीं दूंगा,
काम करते समय अनुभव आए उसने आपके सामने रखूंगा। मैं एक युवक था, ये युवकों ने लेने वाली बात है, क्योंकि युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। मेरी ऐसी धारणा है कि युवा शक्ति अगर जाग जाए तो समाज और देश का उज्जवल भविष्य दूर नहीं है। वियतनाम जैसे देश बनाए युवकों ने बनाया। तो मैं एक युवक था, सोचते बैठा क्या चक्कर है दुनिया का, जन्म में आता कुछ नहीं, जाता कुछ नहीं, उम्र भर भाग रहा है और हाथ में देखो कुछ नहीं। तो एक दिन मैं सोचा आत्महत्या करना, क्यों जीना, किस लिए जीना, जब मरना पता है, खाली हाथ से जाना पता है, तो जीना क्यों। इसलिए मैंने सोचा क्यों जीना, आत्महत्या करना। एक स्वामी विवेकानंद जी की किताब हाथ में आ गई, पढ़ना शुरू कर दिया, जीवन का धागा हाथ में आ गया और पढ़ते गया विवेकानंद, ऐसे जीवन समझते गया। और क्या समझ में आया, एक ही बात समझ में आ गई कि हर इंसान के लिए मनुष्य जीवन मिला है सेवा के लिए मिला, सेवा। वो सेवा, चार दीवारों के अंदर एक मंदिर, एक मूर्त, उसकी पूजा, ऐसे गांव एक मंदिर है, राष्ट्र एक मंदिर है, जनता ये सर्वेश्वर है, ये जनता की सेवा, ये भगवान की पूजा है। ये मेरे समझ में आ गया स्वामी विवेकानंद। गरीबों की सेवा है प्रभु की पूजा। उसी टाइम मैं फौज में था, 1965 1965 भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। मैं खेमकरन के सीमा पर था, जहां शहीद अब्दुल हमीद जी थे, खेमकरन, वहां पर मैं ही था। हमारे ऊपर दुश्मन के हवाई हमले हो गए और हवाई हमले में मेरे साथ जो लोग थे, मेरे साथी, सब शहीद हो गए। मैं बच गया, यहां एक टुकड़ा लग गया था, सर पर एक थोड़ा टुकड़ा लग गया, मैं बच गया। उसी टाइम पर मैं जीवन में निश्चय किया कि मेरे सब साथी शहीद होते हैं और मैं बचता हूं, ये भगवान की कोई इच्छा है। जीवन समझ में आ गया था कि जीवन मिला है सेवा के लिए, सेवा में है मानव सेवा, जन सेवा, ये भगवान की पूजा है। उसी टाइम मैं निर्णय ले लिया कि आगे का मेरा जीवन, मेरा समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण। खेमकरन के सीमा पर ये निश्चय हो गया। खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर मैं देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा, समाज की सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने तय किया कि शादी भी नहीं करना, बैचलर रहना। मेरे जीवन का हर क्षण समाज के सेवा में लगे, देश की सेवा में लगे, ये मेरी धारणा बन गई। और आज 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरे कायम है। गांव में मेरा घर है, खेती बाड़ी है, 40 साल हो गया घर में जाकर, फिर से घर में कभी गया नहीं। 3 भाई है, भाइयों के बच्चों का नाम क्या है मुझे पता नहीं है, कभी पता नहीं किया, क्या नाम है पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा। मैं क्यों कहने जा रहा हूं, युवकों के लिए संदेश दे रहा हूं। ये देश हमेशा हमें त्याग सिखाते आ रहा है, त्याग। इस देश की जो भूमि है
हमेशा त्याग सिखाते आई है। और गीता हमें कह रही है त्यागा शांति निरंतरम। जितना त्याग उतनी शांति मिलेगी। किसी ना किसी को त्याग करना ही पड़ता है। आज कमी है देश में, इसी बात की कमी है, लोग त्याग नहीं करते, त्याग नहीं करते। त्याग करने की जरूरत है। खेती में हम देखते हैं ना, ज्वार बाजरा मक्का दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है खेती में। ये दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है, कब नजर आता है? पहले एक दाना को त्याग करना पड़ता है। एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लेता है, तब भुट्टा नजर आता है। पहले एक दाना ही जमीन में नहीं गया तो भुट्टे कैसे नजर आएंगे? आज जरूरत है इस देश के लिए, इस समाज के लिए उस दाने की जरूरत है जो जमीन में जाने वाला। बहुत से दाने सोचते हैं क्यों जमीन में जाना, मुझे तो रहने के लिए माड़ी है, घूमने के लिए गाड़ी है, मैं जमीन में क्यों जाना? ऐसे बहुत से दाने सोचते हैं जमीन में क्यों जाना। जो दाने ऐसे सोचते हैं जमीन में क्यों जाना, और जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने नष्ट हो जाते। क्योंकि जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने चक्के में जाते हैं, पीसते हैं और आटा बन जाता। जमीन में नहीं गए, चक्के में गए, आटा बन गया। बताइए ना, हमारे घर में 200 साल पहले कौन थे? हमारे घर में नाम बताइए कि 200 साल पहले हमारे घर में कौन थे? बताइए। पता नहीं। क्यों? चक्के में गए, आटा बन गए, खत्म हो गया। तो युवकों ने इस बात को सोचना है, मुझे जमीन में जाना है, चक्के में जाना। मैं तय किया कि जमीन में जाना। आज एक भुट्टा नजर आ रहा है, मैं तय किया कि जमीन में जाना। आज भुट्टा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में पहले एक गांव हाथ में लिया, मेरा ही गांव, जिस गांव में 40 शराब की भट्टी थी, आज उस गांव में 16 साल हो गए। गांव में बीड़ी सिगरेट खैनी बिक्री के लिए नहीं, 16 साल हो गए, किसी दुकान में नहीं। हो सकता है, असंभव क्या है? वो मिटाने वाले दाने की जरूरत है, फिर हो सकता है। आज किसी दुकान में बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, खैनी नहीं। गांव में 80% लोग भूखे थे, अकाल पीड़ित गांव था, वर्षा का पानी आता निकल जाता, किसी बाहर का पैसा नहीं लिया। वही गांव, वही जमीन, वही लोग स्वावलंबी हो गए। क्या किया? बारिश के बूंद न बूंद को रोका, जमीन में रिचार्ज किया, जमीन में अंडरग्राउंड वाटर टेबल बढ़ाया। और जिस गांव में 300 एकड़ जमीन में एक फसल के लिए पानी नहीं मिलता था, आज 1500 एकड़ जमीन में 2 फसल के लिए पानी मिल रहा है। 1500 एकड़ जमीन आज संभव नहीं। सिर्फ मेरा कहने का मतलब है, दैनंदिन जीवन में हम ध्येय बनाते हैं, आज क्या करना, कल क्या करना, परसों क्या करना, इस महीना में क्या करना, इस साल में क्या करना। ऐसे युवकों ने बैठकर जीवन में यह तय करना है कि मेरे जीवन में क्या करना, मेरे लाइफ में क्या करना, यह सोचना है। पूरे जीवन का ध्येय बनाना चाहिए, पूरे जीवन का ध्येय बनाना चाहिए। अगर जीवन का ध्येय बना दिया तो ध्येय प्राप्ति के लिए जब आप चलते हैं तो कितनी भी मुसीबतें आ जाए, वो पीछे नहीं लौटता, चलते ही रहता है। मृत्यु हथेली पर लेकर चलते रहता है, वो पीछे नहीं लौटता। जीवन का ध्येय निश्चित होना जरूरी है। तो मेरी विनती है युवकों के लिए, युवा शक्ति एक मेरा आशा स्थान है। युवक
मैं बड़े आशा से युवकों की तरफ देखता हूं। आज भी आपने देखा रामलीला मैदान में करोड़ों लोग रास्ते पर उतर गए, उसमें युवा ज्यादा था, युवक। और मेरी ऐसी धारणा है युवक अगर खड़ा हो गया तो असंभव नहीं। लेकिन मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है, मैं जब घूमता हूं तो कई युवक पान के टपरी पर, पान के दुकान के सामने खड़े होते हैं और इस उंगली में सिगरेट होती है और धुआं निकालते समय ऐसे राउंड निकालते हैं गोल, तब मुझे बड़ा दुख होता है। अरे जिन युवकों ने इस देश को बनाना, उन युवकों के उंगली में क्या है? ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं है कि सिगरेट पिया और पहलवान हो गया, गुटखा खाया और पहलवान हो गया, शराब पिया और पहलवान हो गया, कोई उदाहरण नहीं। कर्करोग हो गया, टीबी हो गई, कैंसर हो गए। क्यों करते लोग? जीवन पर सोच नहीं। खाना पीना और मरने के लिए जीवन नहीं है। मानवीय जीवन का विशिष्ट जीवन है। भगवान ने उसके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं आया कहां से, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे कहां जाना है। देखो ना, अभी 40 साल हो गया, घर में गया नहीं, मंदिर में रहता हूं, सोने का एक बिस्तर है और खाने का प्लेट है, बस कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। करोड़ों रुपए की योजना अपनाई, करोड़ों रुपए की, कहीं बैंक बैलेंस नहीं। राष्ट्रपति ने मुझे पद्मश्री दिया, पद्म भूषण दिया, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहां कहां अवार्ड मिल गए। लेकिन 55 लाख रुपए के मुझे कैश अवार्ड मिल गए, 55 लाख रुपए के। 75 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में कभी डायबिटीज नहीं, कभी बीपी नहीं, कभी बीमारी नहीं, आनंद में डूबे रहता हूं। लोग जीते हैं आनंद के लिए। अरे लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव कर रहा हूं मेरे जीवन में, कितना आनंद है वो। लोग आनंद खोज रहे, कहां? बाहर। और इसके कारण एयर कंडीशन कमरे में रहते हुए भी, रहते एयर कंडीशन में, लेकिन रात को नींद नहीं आती बोल के नींद की गोली लेकर सोते हैं एयर कंडीशन में। आनंद बाहर नहीं, आनंद भीतर से हो, और वो सेवा में हो। देखो क्या है मेरे पास, सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, मंदिर में रहता हूं, लेकिन महाराष्ट्र में 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया अकेला, 6 मंत्री करप्टेड लोग, 6 भ्रष्टाचारी मंत्री का विकेट लिया अकेला। अरे मैं अकेला 6 विकेट ले सकता है, एक एक युवकों ने एक एक विकेट लिया तो देश बदलने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। हम सब असंभव क्या है, कोई असंभव नहीं। देखो ना, अकेला 6 विकेट, 400 भ्रष्टाचारी ऑफिसर घर चले गए, 400 आज तक 400 ऑफिसर गए घर। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर जीवन में युवा, मैं एक युवक था ना, मैं युवक था तब निर्णय लिया ये, और युवा अवस्था में ये करते आया हूं। आज महाराष्ट्र में 7 कानून बनाए, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, पहले कानून हमने बनाया। मेरा कहना था सरकार को, 26 जनवरी 1950 हम प्रजासत्ताक दिन मनाया, प्रजासत्ताक दिन मनाया। उस दिन प्रजा इस देश की मालिक हो गई। प्रजासत्ताक दिन, जिस दिन प्रजा की सत्ता आ गई वो दिन 26 जनवरी 1950। कितने साल हो गए? 65 साल बीत गए। आज भी हम लोग मना रहे हैं प्रजासत्ताक दिन। जिस दिन प्रजा की सत्ता आ गई वो दिन कहां मना रहे? गांव में, स्कूल के ग्राउंड में प्रजासत्ताक दिन। और सत्ता कहां है? मुंबई दिल्ली में, और दिन मना रहा गांव में। इसको क्या प्रजासत्ताक कहेंगे?
जब तक प्रजा के हाथ में सत्ता नहीं आती तब तक प्रजासत्ताक नहीं हो। प्रजा के हाथ में सत्ता आनी चाहिए। इसलिए हमारी कोशिश है कि मैं सरकार को बोला, जब प्रजा मालिक है, सरकारी तिजोरी उनकी है, सभी एमएलए एमपी जनता ने अपने सेवक बनकर भेजे हैं, सेवक है वो, आईएएस आईपीएस, कलेक्टर है, कमिश्नर है, जिला परिषद सीईओ है, ये सब जनता के सेवक है। राष्ट्रपति ने इनका चयन किया क्या बोलकर? गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट है जनता और सर्वेंट है सेवक। सभी ऑफिसर जनता के सेवक। हम जिनको चुनकर भेजा वो जनता के सेवक। मालिक कौन है? जनता। चित्र क्या है? मालिक को बनाया सेवक और सेवक बन गए मालिक। ये जब तक नहीं बदलेगा तब तक सही जनतंत्र नहीं आएगा। इसको बदलना है और ये असंभव नहीं है, संभव है, संभव है। हम ठान लेना चाहिए हर एक आदमी ने। हम क्या है, हम बोलते हैं, अभी मैं बोला आपने सुना, सुनने वाला जगह पर और कहने वाला भी जगह पर। निर्णय लेना चाहिए कुछ ना कुछ जीवन में। अरे ये देश को हमें बदलना है। देश में कितने गांव है? 6.5 लाख गांव है और देश की आबादी कितनी है? 120 करोड़ आबादी है, 120 करोड़ और गांव है 6.5 लाख। सिर्फ 6.5 लाख युवकों ने यह तय किया कि एक एक गांव लेकर एक एक गांव डेवलप करना, तो देश बदलने में समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। मैंने बनाया, पहले एक गांव बनाया, अभी कई गांव में मैं काम कर रहा हूं। कई गांव में आकर देखो कैसे बदलाव आता है, कैसे बदलाव आता है, आकर देखो। हम एक स्कूल चलाते हैं। कौन से स्कूल? पास बच्चों को एडमिशन नहीं देते। जो गुंडागर्दी करता और जो फेल है ऐसे बच्चों को एडमिशन, क्योंकि वो फेल होता बार बार गुंडागर्दी के कारण, ऐसे बच्चों को एडमिशन देते हैं, पास बच्चों को नहीं। 3 टाइम जो फेल होता है उसको प्रायोरिटी एडमिशन के लिए। जो 3 टाइम फेल है उसको पहले। ऐसे बच्चों को लेकर एसएससी का रिजल्ट है 100%, 100%। असंभव क्या है? असंभव क्या है? जीवन में ध्येय बनाना चाहिए।